चलिए ठीक है। आज 2025 का सेट नंबर JW देखते हैं। इसमें से पहला क्वेश्चन दिया है। पहला क्वेश्चन है आवेश Q चुंबकीय क्षेत्र B के अनुदिश, ये शब्द जरूर ध्यान दो। अनुदिश, अनुदिश मतलब थीटा का मान कितना हो गया 0। जैसे चुंबकीय क्षेत्र मान लीजिए ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तीर के अनुदिश दिखाई जाए तो जिधर ये तीर है इसी डायरेक्शन पर B है और इसी डायरेक्शन पर आवेश भी प्रवेश करता है V वेग से। तो यह बराबर सूत्र होता है I/B/L साइन थीटा जब धारा का प्रभाव। तो अब ये सूत्र लगाते हैं। चुंबकीय बल के टोटल सूत्र कितने हैं? 2 I/B/L और दूसरा क्या है QV/B साइन थीटा। तो फिलहाल यहाँ पर आवेश चूंकि दिया हुआ है इसलिए दूसरा वाला सूत्र लगा दें QV/B साइन थीटा। तो QV/B और साइन थीटा की जगह 0, तो साइन 0 का मान 0, तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। इसका मतलब पहला उत्तर हो जाएगा 0। दूसरा देखिए, दूसरा कह रहा है कि के परावैतांक वाले माध्यम में रखे दो बिंदु आवेशों के बीच स्थिर वैद्युत बल F1। ये मान लीजिए Q1 है, दूसरा एक Q2 है। इनके बीच का जो माध्यम है वो उसमें परावैतांक का मान K दिया है। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे F1 बराबर F, आपको बताया था F माध्यम बराबर, सीधे यही लगा दो, F माध्यम बराबर F एयर बटे में क्या हो जाएगा K। तो ये आ जाएगा। मान लीजिए पहला उत्तर हो गया। तो F माध्यम के लिए जगह इसने F1 का है, तो यहाँ F1 लिख लो। फिर आगे कह रहा है कि माध्यम बदल देने पर इनके बीच स्थिर वैद्युत बल F2 हो जाता है। तो माध्यम का परावैतांक होगा। अब भैया क्वेश्चन में ये कहा कि Q1 Q2 वही है, लेकिन अब यहाँ माध्यम मान लीजिए बदल के K2 कर दिए। अब इस K2 का मान पूछा है तो फिर से आप लगा दो F2 बराबर हो जाएगा F एयर बटे K की जगह K2 लिख दो। अब जो बल हो जाता है वो F2 हो जाता है, तो हमने यहाँ पर F2 लिख लिया है। इसको समीकरण सेकेंड दिखा दी। अब इन दोनों कर दीजिए भाग, तो एयर से एयर कट जाएगा, तो ये आ जाएगा F1 बटे F2 बराबर, ये बाहर बाहर का गुणा अंदर अंदर गुणा, तो K2 बटे K आ जाएगा। और K2 बराबर पूछा है तो K2 बराबर हो जाएगा F1 बटे F2 और इनटू में पहुंच जाएगा K। ये उत्तर इसका बनेगा। कहीं दिया है F1 बटे F2, ये तीसरे नंबर में दिया है F1 बटे F2 इंटू K। तो ये तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, ये हो गया अवतल लेंस। इसकी फोकस दूरी दिया है 18 सेंटीमीटर और 18 दिया 12 दिया 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस, नहीं अच्छा एक दो लेंस रखे हैं। एक लेंस ये है, तो ये दिया है आपका 18 सेंटीमीटर और इसके संपर्क में 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक जो है उत्तल लेंस भी रखा है। तो इसकी फोकस दूरी दिया है 12 सेंटीमीटर। संयोजन की फोकस दूरी क्या होगी? तो 1/F बराबर 1/F1 प्लस 1/F2। तो 1/-18 अवतल की फोकस दूरी माइनस के साथ रखना है, उत्तल की फोकस दूरी प्लस के साथ। तो ये प्लस का 12 हो जाएगा। एलसीएम ले लीजिए, तो 12 × 18 हो जाएगा। 18 से 18 घटा तो -12 प्लस 12 कटा तो ये 18 हो जाएगा। तो कितना बचेगा 4 6 प्लस का 6/12 × 18। अब यह बराबर जब निकालोगे 1/F बराबर है, तो जब यह बराबर निकालोगे तो चेंज हो जाएगा। तो 12 × 18/6, 6 दूनाई 12 18 दूनाई 36, तो प्लस का 36 सेंटीमीटर आया। प्लस का 36 आना चाहिए, ए नंबर सही है। इसके बाद देखिए पश्च अभिनित में आदर्श पीएन संधि डायोड का प्रतिरोध पश्च दिशिक में यह पूछा है। तो पश्च दिशिक में प्रतिरोध बहुत ही ज़्यादा होता है, जिससे धारा का मान 0 हो जाता है, क्योंकि पीएन संधि डायोड पश्च दिशिक में कार्य नहीं करता। धारा का मान लगभग 0 होता है। धारा अगर 0 है इसका मतलब प्रतिरोध का मान अनंत है।
प्रतिरोध अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तब ऐसी कंडीशन में धारा का मान 0 होगा। इसका मतलब इसमें बी नंबर है, टिक करो। आगे कह रहा है किसी चालक तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है। तो जो प्रतिरोधकता मतलब विशिष्ट प्रतिरोध रो केवल दो बातों पर निर्भर करता है, एक ताप पर, दूसरा पदार्थ पर। जबकि अगर यहाँ प्रतिरोध कह दिया होता, प्रतिरोधकता की जगह प्रतिरोध, तो प्रतिरोध 5 बातों पर निर्भर करता है। एक ताप पर तो निर्भर करता है, पदार्थ पर भी निर्भर करता है, लंबाई पर, क्षेत्रफल पर और धारा की दिशा पर, आई की दिशा पर। तो इस तरह से अगर हम देखते तो प्रतिरोध पूछता है तो 5 बातों में दिमाग लगाना है, और प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध पूछे तो केवल 2 बातों पर निर्भर करता है। तो इसका मतलब ये लंबाई पर निर्भर करेगा नहीं क्योंकि प्रतिरोधकता पूछा है, तार के प्रतिरोध पर, तार के पदार्थ पर, मोटाई पर भी डिपेंड नहीं करेगा, केवल ये सही, केवल पदार्थ पर डिपेंड करता है और ताप पर प्रतिरोधकता। इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर 3 सही। क्या बोल रहे हैं? और विशिष्ट चालकता, हाँ ठीक उन्हीं का उल्टा है। जैसे आप यहाँ पर चालकता पूछ रहे हैं, चालकता यानी वैद्युत चालकता, तो ये वैद्युत प्रतिरोध का उल्टा होता है। प्रतिरोध का उल्टा चालकता है, तो प्रतिरोध 5 बातों पर निर्भर करता है, तो चालकता भी 5 बातों पर निर्भर। बस जहाँ पर प्रतिरोध बढ़ेगा वहाँ चालकता घटेगी, निर्भरता वही रहेगी। इसी तरह जो विशिष्ट प्रतिरोध रहता है, विशिष्ट प्रतिरोध जिसे प्रतिरोधकता कहते हैं, प्रतिरोध इसी को प्रतिरोधकता कहते हैं, जहाँ ये लिखा है ये 2 बातों पर निर्भर करता है, तो विशिष्ट चालकता भी 2 बातों पर निर्भर करे। जहाँ व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, जहाँ पर प्रतिरोधकता बढ़ रहा होगा यानी विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ रहा होगा, वहाँ विशिष्ट चालकता घट रही होगी। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है कि 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल के सेल को 1.9 ओम के बाह्य प्रतिरोध से जोड़ने पर प्रवाहित धारा का मान इतना। आंतरिक प्रतिरोध क्या है? तो आई बराबर सीधा सूत्र लगा दो, E/R + R, ये सूत्र लग जाएगा। आई दिया है 0.75, यहाँ लिख लो। ई का मान सेल का विद्युत वाहक बल कितना दिया है? 1.5 वोल्ट, तो यहाँ 1.5 लिख दो। बाह्य प्रतिरोध कितना दिया? 1.9, और आंतरिक प्रतिरोध r पूछ रहा है, r ये हो जाएगा। तीर गुणा कर लीजिए, तो 1.9 गुणे 0.75 और प्लस इसके साथ गुणा हो जाएगा तो 0.75 r बराबर 1.5 आ जाएगा। अब गुणा करिए इसको थोड़ा सा, 19 गुणे 0.75, करेगा कोई? कैलकुलेटर से करो। कितना है? 1.425 प्लस 0.75 r बराबर 1.5, तो 0.75 r बराबर 1.5 माइनस 1.425, घटाइए 1.5 से, तो 10 में 5 गया 5, यहाँ बचेगा 9.075, तो r बराबर निकालोगे तो 0.75, 0 1 बढ़ा लो इसमें, दशमलव कट जाएगा, तो आ जाएगा 75/750, 75 कट जाएगा तो 1/10 यानी 0.1 ओम आएगा, 0.1 ओम, तीसरा नंबर आएगा। आगे देखिए, यहाँ से अभी एक नंबर के आपके अति लघुत्तरीय क्वेश्चन चालू हो जाएंगे। देखिए, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए आइंस्टीन का समीकरण याद है किसी को? जब निश्चित आवृत्ति यानी आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू है तो इसकी ऊर्जा हो जाएगी h न्यू, E बराबर h न्यू। यहाँ से भाई इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है उसे कार्य फलन कहते हैं, शेष गतिज ऊर्जा। तो E बराबर सूत्र होता है W + K,
ई का सूत्र होता है एच न्यू, डब्लू का होता है एच न्यू नॉट प्लस के, तो के बराबर निकालो तो ये इधर चला जाएगा, एच कॉमन हो जाएगा, न्यू माइनस न्यू नॉट। के की जगह लिख सकते हो गतिज ऊर्जा सूत्र 1/2 mv²। तो ये जो समीकरण है इसको बोलते हैं आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। तो ये आपको समीकरण सीधे लिख के आना था, अगर तुम्हें याद हो तो डायरेक्ट लिख देना था। और जब भी कोई भी समीकरण या सूत्र डायरेक्ट लिख के आया करो तो फिर ये जरूर लिखा करो कि जहाँ किसको क्या कहते हैं। जैसे यच क्या है, प्लांक नियतांक, तो नियतांक लिखना है कि नहीं लिखना वो कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन न्यू क्या है या न्यू नॉट क्या है, यम क्या है, वी क्या है, ये चारों बातें आप इधर पे लिख के आएंगे। न्यू क्या है, आपतित प्रकाश की आवृत्ति, न्यू नॉट क्या है, देहली आवृत्ति, यम क्या है, द्रव्यमान या इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, जो इधर से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला होगा उसका द्रव्यमान, और वी क्या है, इलेक्ट्रॉन का वेग। ठीक है, आगे देखिए, आयकारा द्रव्य तरंगों के तरंगदैर्घ्य के लिए दी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का सूत्र लिखिए। तो इसके हम 5 सूत्र बताए थे, एच अपान पी, एच अपान एम वी, एच अपान √2 km और एच अपान √2 EVM। तो इनमें से ये आप सूत्र लिख के आओ, फिर बताओ कि पी क्या है। पी क्या है, रेखीय संवेग। मान लीजिए अगर ये सूत्र लिख रहे हो तो फिर द्रव्यमान और वेग दोनों को लिख के आना। सूत्र पूछा है तो सूत्र लिख देना है। एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग के वैद्युत क्षेत्र का समीकरण, ये समीकरण दिया हुआ है, वोल्ट प्रति मीटर। करा है तरंग के चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण लिखिए। तो चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण होता है B बराबर B0, और यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू ज्यों का त्यों उतार दी जाती, साइन, और लिखा है कोष्टक के अंदर 500x प्लस 1.5 गुणे 10⁻11t। केवल B0 की वैल्यू यहाँ निकाल लो। अब E बराबर पढ़ाया गया था BC, E बराबर BC, तो यहाँ से B चाहिए तो B बराबर हो जाएगा E/C। अब देखिए E बराबर E0, E0 मतलब कितना दिया है 60, अपान C का मान 3 गुणे 10⁻8, तो काट देंगे तो 20 गुणे 10⁻−8। यहाँ पर आप लिखोगे B बराबर 20 गुणे 10⁻−8 साइन 500x प्लस 1.5 गुणे 10⁻11t। ये आपका उत्तर हो जाएगा। ये आपको लिख के आना था 1 नंबर, लिख ले जाते। आगे देखिए, अच्छा आगे क्या कह रहा है, प्रत्यावर्ती परिपथ में वोल्ट मीटर का पाठ्यांक। वोल्ट मीटर जब भी नाप के दिखाता है तो RMS वैल्यू निकालता है। कोई भी यंत्र जब धारा यानी परिवर्ती धारा या परिवर्ती वोल्टेज का मापन करेगा तो वर्ग माध्य मूल मान नापता है। तो यानी VRMS की वैल्यू दिया है 220 वोल्ट। कह रहा है शिखर मान ज्ञात कीजिए। तो VRMS बराबर V0/√2। तो V0 बराबर हो जाएगा VRMS गुणे √2। तो ये दिया 220√2 वोल्ट, और इसको हल करना हो तो √2 की वैल्यू रख लेना। फिर आगे क्या कह रहा है, क्या दो समविभव पृष्ठ परस्पर परिच्छेद करते हैं, कारण सहित उत्तर दीजिए। देखिए इधर समविभव पृष्ठ क्या होता है कि वैद्युत क्षेत्र में, ये मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र में खींचे गए ऐसे पृष्ठ जिनके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान बना रहता है समविभव पृष्ठ कहलाते हैं। जैसे ऐसे करके एक पृष्ठ खींच दिया जाए तो समविभव पृष्ठ, ये करके एक पृष्ठ खींचे, ये सब के सब क्या है समविभव पृष्ठ। इनके किसी भी बिंदु पर अगर विभव का मान देखा जाए तो समान है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए 10 वोल्ट है तो इसके किसी भी बिंदु पर 10 ही वोल्ट, ये मान लीजिए 8 वोल्ट है तो इसके किसी भी बिंदु पर विभव का मान 8 ही वोल्ट। अब इसका क्वेश्चन ये थे, क्या दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे काटते हैं। तो जैसे देखिए आप ऐसे करके मान लीजिए एक समविभव पृष्ठ बनाए और दूसरा समविभव पृष्ठ मान लीजिए ऐसे करके बनाए और एक दूसरे को काट दिए। इसकी वैल्यू मान लीजिए 10 वोल्ट और इसकी वैल्यू मान लीजिए 8 वोल्ट। तो जहाँ पर कटान बिंदु होता है यहाँ पर 8 है कि 10 है, ये कंफ्यूज हो जाते हैं।
क्योंकि देखिए अगर इस वाले सतह से अगर दिमाग लगाया जाए तो यहाँ पर 10 होना चाहिए, क्योंकि इसके प्रत्येक बिंदु पर 10 विभव का मान समान रहता है तो 10 ही आएगा। और इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान रहना चाहिए तो 8 आना चाहिए। तो इसका मतलब इसके 2 उत्तर हो गए जो संभव नहीं। इसीलिए 2 समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते। कारण सहित तो अभी जो ये सब लिखे बताए तुम्हें, ये सब का सब क्या है? कारण। आप बताओगे 2 समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं, चूंकि 1 नंबर में है तो केवल थ्योरी लिख के आना। ये सब चित्र समझाने के लिए हमने बनाया था। तो आप बताना केवल कि 2 समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं, क्योंकि कटान बिंदु पर विभव के 2 अलग अलग मान प्राप्त होंगे जो संभव नहीं है। क्योंकि समविभव पृष्ठ का मान है कि एक विभव का एक ही मान मिले हर एक पॉइंट पर, जबकि कटान बिंदु पर विभव के 2 अलग अलग मान मिलेंगे जो संभव नहीं है। अतः समविभव पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटते। आगे क्या कह रहा है? नाभिकीय रिएक्टर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो देखिए नाभिकीय रिएक्टर मतलब परमाणु भट्ठी। परमाणु भट्ठी, जो परमाणु भट्ठी है भैया वो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर काम करती है। लेकिन नाभिकीय विखंडन भी 2 तरह से होता है, एक नियंत्रित और एक अनियंत्रित। तो आप बोलोगे नियंत्रित भट्ठी जो होती है वो नियंत्रित श्रृंखला अपक्रिया के सिद्धांत पर काम करती है। श्रृंखला अपक्रिया के सिद्धांत पर काम करती है। जबकि एक पूछा करता है परमाणु बम। तो परमाणु जो बम है ये अनियंत्रित श्रृंखला अपक्रिया के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो बस ये 2 सिद्धांत कभी कभी पूछता है। तो परमाणु भट्ठी यानी नाभिकीय रिएक्टर नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर काम करती है। इसके अंदर यूरेनियम अथवा प्लूटोनियम का विखंडन किया जाता है, लेकिन विखंडन एक नियंत्रण में रखते हुए किया जाता है। जैसे प्रत्येक विखंडन में एक ही नाभिक का विखंडन होगा, इस सिद्धांत पर आगे बढ़ाया जाएगा। और अगर अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगे, अनियंत्रित रूप से, तो समझ जाइए कि अनियंत्रित अगर इस तरह से बढ़ रहा हो तो समझ जाइए कि फिर वो परमाणु बम है। तो जब भी परमाणु बम का सिद्धांत पूछे तो अनियंत्रित, और परमाणु भट्ठी का पूछे तो नियंत्रित। आगे देखिए बेटा, यहाँ से आ जाएंगे 4 क्वेश्चन 2-2 नंबर के। किसी चालक की वैद्युत धारिता से क्या अभिप्राय? वैद्युत धारिता मीन्स होता है आवेश ग्रहण करने की क्षमता। किसी चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता को चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। जब किसी चालक को आवेश दिए जाते हैं तो दिए गए आवेश विभव में हुई वृद्धि के समानुपातिक, या Q बराबर C × V, जहाँ C उस चालक की या C चालक की वैद्युत धारिता है। आगे क्या कह रहा है? कह रहा है चालक की वैद्युत धारिता का मात्रक प्राप्त कीजिए। तो यहाँ सूत्र लिखे होगा Q बराबर C × V, तो C बराबर हो जाएगा Q/V, तो मात्रक हो जाएगा कूलाम/वोल्ट, कूलाम/वोल्ट। और यह इसी को हम लोग कहते हैं फायरेड। अच्छा, इसमें 2 चीज़ें आप समझिए। इसने कहा है कि मात्रक प्राप्त कीजिए, इसने नहीं कहा कि मात्रक लिखिए। तो आप लोग कभी कभी क्या है कि सीधे मात्रक लिख के चले आए फायरेड। प्राप्त करने का मतलब ये है कि पहले सूत्र लिखो फिर मात्रक लिखो। ये कहा नहीं कि सूत्र लिखिए, लेकिन जब भी कहे कि मात्रक प्राप्त कीजिए, इसका मतलब पहले सूत्र आप लिखा करो। सूत्र भले ही आप डायरेक्ट लिख दो, ऐसा समानुपाती होता है ये सब ना लिख के, डायरेक्ट आप C बराबर Q/V लिखो, फिर मात्रक निकालो, फिर फायरेड लिख दो, तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, प्राप्त करने का मतलब ये होता है। आगे देखिए भैया, लारेंज बल के लिए समीकरण लिखिए। अब आगे क्या कह रहा है कि एक ही स्थान पर लगाए गए इतने वोल्ट के वैद्युत क्षेत्र तथा इतने वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र से इलेक्ट्रॉन बिना विचलित हुए गुजर जाता है, तो वेग की गणना कीजिए। वेग कितना हो? अब देखिए इधर पहले तो लारेंज बल का समीकरण। देखिए लारेंज एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया था कि यदि आवेश गति करेगा तो वैद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। और जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है,
जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो एक बल का अनुभव करता है, इस बल को हम चुंबकीय बल कहते हैं। तो चुंबकीय बल का सूत्र बताए थे कि यह बराबर जो होता है मैग्नेटिक फोर्स क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू वी बी साइन थीटा। इस बल को हम चुंबकीय बल कहते हैं। लेकिन भैया आवेश है तो वैद्युत क्षेत्र भी रहेगा, यानी ई भी रहेगा। और वैद्युत क्षेत्र का सूत्र होता है, वैद्युत बल का सूत्र होता है ई इंटू क्यू। अब अगर देखा जाए तो जो यफ नेट है बराबर यफ यम का वेक्टर प्लस यफ ई का वेक्टर। अब दोनों को जोड़ दीजिए तो यफ का वेक्टर बराबर यफ यम का हो जाएगा क्यू वी बी। अच्छा, इन दोनों का क्रॉस गुणन करा दो तो साइन थीटा हट जाएगा, यहाँ क्रॉस गुणन करा दो प्लस ई इंटू क्यू। तो इसके साथ वैद्युत क्षेत्र तीव्रता सदिश राशि। तो जब ये आप लिख दोगे तो इस समीकरण को हम बोलते हैं लॉरेंज बल का समीकरण। लेकिन अगर आप ये बस केवल लिख के आओगे तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वास्तव में लॉरेंज बल का जो समीकरण है वो ये है, क्यू वी का वेक्टर क्रॉस वी का वेक्टर प्लस ई इंटू क्यू। अब आगे कह रहा है कि ये दिया है ई का मान और ये दिया है बी का मान। अब वेग पूछा है तो अभी एक सूत्र बताए थे ई बराबर बी सी। क्यों? ई बराबर बी सी, तो सी की जगह आप वी रख लो। और वी पूछा है तो जब वी बराबर निकाला करो तो ई बटे बी होता है, ई बटे बी। तो ई का मान दिया है 5 गुणे 10 की घाते 4 बटे बी का मान है 5 गुणे 10 की घाते -2। तो 5 से 5 कट जाना है, 10 की घाते 6 मीटर पर सेकेंड उत्तर आ जाए। तो इसमें 2 क्वेश्चन पूछा था, पहले तो लॉरेंज बल का समीकरण लिखना के लिए और फिर एक क्वेश्चन हल करने के लिए। तो हल कर लेना। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है, तीसरा नंबर, नाभिक की बंधन ऊर्जा का क्या अभिप्राय है। तो नाभिक के अंदर भैया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ये जिस ऊर्जा से बंधे रहते हैं उस ऊर्जा को हम लोग बंधन ऊर्जा कहते हैं। किसी नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को बंधे रहने के लिए या बांधे रहने के लिए या बांध कर रखने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उस ऊर्जा को हम लोग कौन सी ऊर्जा कहते हैं? बंधन ऊर्जा। नाभिक की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन द्रव्यमान संख्या के साथ निर्भरता लिखी। तो देखिए भैया, जैसे जैसे द्रव्यमान संख्या, एक ग्राफ से इसको समझाया गया था कि ये परमाणु भार है, ये भार है और ये भैया प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा है। तो ये मान लीजिए 1 हो गया 2 3 4 5 6 7 8 और ये मान लीजिए 9 हो गया। तो पहले हाइड्रोजन, इसको आप ऐसा थोड़ी सी देख लो, ये चित्र आपको बनाना नहीं है, अभी थोड़ी समझा रहे हैं। मान लीजिए आ जाए यही 3 नंबर में होता तो चित्र भी बनाना पड़ता। तो ये हाइड्रोजन हो गया, फिर हीलियम 7.07 के आसपास, हाइड्रोजन हीलियम, फिर लिथियम 5.5 के आसपास, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, फिर 2 तत्व छोड़ देना है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरान छोड़ना है। फिर कौन सा आ जाएगा? कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन। तो ये आपका ऐसे करके कुछ ग्राफ बनता है। और लास्ट में 56 के आसपास, जैसे 20 है परमाणु भार, 40 है, 60 है, तो 56 के आसपास बन जाएगा 8.8, यानी 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा होती है आयरन की। तो Fe और लास्ट में यहाँ आ जाना 240 यानी U 235 के आसपास और 7.5 के आसपास, यहाँ 235 यहाँ कहीं मिल जाए। तो ये एक आपको ग्राफ मिलता है। इस ग्राफ को देखिए तो भैया पहले बंधन ऊर्जा ऐसे करके बढ़ी है और फिर घटी है। तो उसने ये क्वेश्चन पूछा था कि नाभिक की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन का द्रव्यमान संख्या पर निर्भरता क्या है। तो पहले बताओगे कि नाभिकों की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा द्रव्यमान संख्या के बढ़ने के साथ साथ पहले बढ़ती है, फिर अधिकतम हो जाती है लगभग 50 परमाणु क्रमांक 50 से 80 के बीच लगभग ये सपाट वक्र मिला करता है। इसके पश्चात पुनः घटने लगती है। तो आपको ये चीज़ आपको लिख के आना था। क्या लिख के आते समझिए?
कि परमाणु भार के बढ़ने के साथ साथ प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा भी बढ़ती जाती, लेकिन परमाणु भार 50 से 80 के बीच नियत हो जाती है। इसके पश्चात 80 के पश्चात पुनः प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा घटने लगती। ये आपको लिख के आना था, चित्र बने चाहे न बने, लेकिन हिंदी में ये बात लिख के आना था। चित्र बन जाए तो और बढ़िया था। आगे क्या कह रहा है कि ध्रुवित तथा अध्रुवित प्रकाश का चित्रीय निरूपण कीजिए। तो ध्रुवित प्रकाश का चित्र आपको ये बनाना है, ध्रुवित प्रकाश का चित्र ये बनाना है, और अध्रुवित प्रकाश का चित्र आपको ये बनाना था। ये चित्र हो जाएगा। यहाँ चित्र बनाने के बाद ये जरूर लिखना है, ये संचरण की दिशा है, तरंग संचरण की दिशा है, और ये प्रकाश तरंगों के वैद्युत वेक्टरों के कंपन है, वैद्युत वेक्टरों के कंपन है। ये ऐसा लिख देना था। आगे क्या कह रहा है, किसी पारदर्शी माध्यम के लिए ध्रुवण कोण 60 अंश है। तो अपवर्तन कोण तथा माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। इसका केवल चित्र निरूपण करने कह रहा था, तो चित्र ऐसा बना देना। यहाँ पर लिखना संचरण की दिशा, और यहाँ लिखना प्रकाश तरंगों के वैद्युत वेक्टरों के कंपन, प्रकाश तरंगों के वैद्युत वेक्टरों के कंपन। अगर परिभाषा लिखना हो तो परिभाषा भी लिख देना कि जब प्रकाश तरंगों के वैद्युत वेक्टरों के कंपन संचरण की दिशा के लंबवत केवल एक ही दिशा पर कंपित करते हैं, तो ऐसे प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। जब प्रकाश तरंगों के वैद्युत वेक्टरों के कंपन संचरण की दिशा के लंबवत सभी दिशाओं पर समान रूप से कंपन करते हैं, तो ऐसे प्रकाश को अध्रुवित प्रकाश। आगे ये क्वेश्चन जो पूछा है ये देखो, ध्रुवण कोण मतलब आईपी का मान दिया है 60 अंश, कह रहा अपवर्तन कोण। अब एक बात आप समझिए, ध्रुवण कोण क्या है। ये मान लीजिए एक माध्यम है, अभिलंब हो गया, प्रकाश की किरण आएगी, मान लीजिए यहाँ प्रकाश किरण आई, तो वह न्यूनतम कोण जिससे किसी प्रकाश की किरण को डालने पर परावर्तित किरण तथा अपवर्तित किरण परस्पर लंबवत हो जाती है, उस कोण को हम ध्रुवण कोण कहते हैं। अब ये ध्रुवण कोण दे दिया, इसका मतलब हम समझ गए कि यहाँ पर यानी ये परावर्तित किरण तथा अपवर्तित किरण के बीच कोण जो बना होगा, ये कोण 90 अंश का होगा। इस कोण को हम लोग आर कहते हैं, परावर्तन कोण, और इसको हम लिख लें आरपी लिख ले रहे। अब आप इधर पे गौर करिए कि जो आर प्लस आरपी है ये भी मिलके 90 अंश होना चाहिए, क्योंकि सीधी रेखा पर 180 अंश का कोण बनता है। इधर 90 बन गया तो इधर ये दोनों मिलके 90, तो पूरा 180 अंश बनेगा। अब इधर पे देखिए, अगर ये 60 अंश है तो परावर्तन के नियम के अनुसार परावर्तन कोण भी 60 अंश होगा। अब उसने ये कोण पूछा था अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण मतलब आरपी, तो यहाँ लिख लो आईपी दिया था 60, तो आईपी बराबर हम लिख लें आर, ये तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 60, दोनों। अब यहाँ 60 लिख लो, और आरपी पूछा था 90, तो आरपी बराबर हो जाएगा 90 माइनस 60 बराबर 30 अंश, तो एक उत्तर इसका 30 अंश। दूसरा पूछा था अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, तो यन बराबर tan थीटा होता है, यन बराबर tan थीटा, ये tan आईपी ऐसा लिख लो। तो tan आईपी का मान दिया है 60, 60 का मान हो जाएगा √3, तो यन बराबर √3, तो इसका अपवर्तनांक आ जाएगा √3, और जो अपवर्तन कोण है वो आ जाएगा 30 अंश। ये इसके दोनों उत्तर हों। आगे देखिए, यहाँ से आपके 3-3 नंबर क्वेश्चन चालू हो जाएंगे, और ये क्वेश्चन 4 नंबर में 5 ठो दिया होगा, और 5 नंबर में फिर 5 ठो दिया होगा। तो जो दीर्घ उत्तरी मतलब 5-5 और 3-3 नंबर क्वेश्चन है, ये टोटल 10 दिया रहता है। इन्हीं को कवर करना थोड़ा सा टफ काम है। इनको जिनके सवाल ये वाले कवर हो गए, दीर्घ उत्तरी में तो फिर अथवा भी दिया रहता है, 2 में 1 करना है, तो लगभग 1 न 1 आ ही जाता। ये 5 दिया है, 5 के 5 ही करना है, मतलब छोड़ने का कोई चांस नहीं, इसलिए इन पर ज़्यादा जोर दिया करो जब भी पढ़ा करो। तो ये 3-3 नंबर वाले क्वेश्चनों को जरूर पढ़ा करो। आगे कह रहा है, दिए गए विद्युत चुम्बकीय तरंगों में सबसे लंबे तरंगदैर्घ्य तथा उच्च आवृत्ति वाली तरंगों को लिखिए। अब इधर पे दिया है कुछ तरंगों के नाम, दिख रहा है,
विस्थापन धारा का क्या तात्पर्य है, अभी ये भी लिखना है, 3 नंबर में पूछा है। तो पहले तो देखिए भैया, सबसे जो कम तरंग दैर्ध्य की किरण है उसका नाम है गामा, फिर क्या है यक्स, फिर क्या है परावैगनी, इनको क्रम से ही याद कर लेना है। फिर इसके बाद क्या है दृश्य, दृश्य में 7 तरंगे आ जाती, क्यों बैनिया है पी नाला, बैगनी से लेके लाल तक। फिर अवरक्त, अवरक्त के बाद सूक्ष्म, सूक्ष्म के बाद रेडियो। सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसकी है, ये जो आपने पढ़ा है तरंगदैर्घ्य का बढ़ता क्रम है, तो सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य है रेडियो की, सबसे कम किसकी है गामा। लेकिन ये तरंगदैर्घ्य है, तरंगदैर्घ्य का बढ़ता क्रम। और अगर तुमसे पूछ लिया जाए सबसे ज्यादा ऊर्जा किसकी है, तो जिसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम है उसकी ऊर्जा सबसे ज्यादा है। यानी तरंगदैर्घ्य का बढ़ता क्रम है, आवृत्ति और ऊर्जा का घटता क्रम है। 3 ही चीज पूछेगा, आवृत्ति पूछ सकता है और आपसे तरंगदैर्घ्य पूछेगा और ऊर्जा पूछेगा। बात समझ गए। तो किसका बढ़ता क्रम है तरंगदैर्घ्य का, और आवृत्ति का कौन सा क्रम है घटता क्रम। और आवृत्ति समानुपाती ऊर्जा की होती है, तो ऊर्जा का भी ये घटता क्रम है, ये दिमाग में बैठा ले। अब पढ़िए क्वेश्चन, सबसे लंबी तरंगदैर्घ्य इनमें से जो इधर पे दिया है, तो बताइए सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य जो जितना नीचे होगी उतना ज्यादा तरंगदैर्घ्य होगी। तो सबसे ज्यादा तो रेडियो का है, तो इसमें देखिए रेडियो दिया है, तो सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य किसकी होगी रेडियो, पहला उत्तर आ जाएगा। कह रहा उच्चतम आवृत्ति, आवृत्ति जिसकी सबसे ज्यादा हो, तो देखिए जो सबसे ऊपर है उसकी आवृत्ति ज्यादा है, क्योंकि ये तरंग आवृत्ति का घटता क्रम है, तो जो नीचे है वो सबसे कम आवृत्ति का होगा, लेकिन तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होगी। तो इसका मतलब इसमें गामा, अगर गामा दिया है ये दिया है, तो सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य आ जाएगी रेडियो की, सबसे ज्यादा आवृत्ति आ जाएगी गामा का। क्रम है लिखना है, अच्छा क्रम से ये सबको व्यवस्थित करना है। तो देखिए पहले आवृत्ति का क्रम लिखा जाए, वो पहले तरंगदैर्घ्य का क्रम लिखना है, तरंगदैर्घ्य का क्रम। तो सबसे लंबे तरंगदैर्घ्य, तो वही क्रम से इनको व्यवस्थित कर दो, पहले सबसे ज्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो सबसे ज्यादा कौन सा आएगा रेडियो, बोलो। रेडियो से जो कम आएगा वो सूक्ष्म होना चाहिए, तो अब इसमें देखिए सूक्ष्म दिया है तो सूक्ष्म हो जाएगा। इससे भी कम जो तरंगदैर्घ्य रहेगी वो किसकी हो जाएगी अवरक्त की होनी चाहिए, तो इसमें अवरक्त ऑप्शन नहीं दिया। फिर दृश्य होना चाहिए तो दृश्य नहीं दिया, फिर परावैगनी की होनी चाहिए तो परावैगनी भी नहीं दिया, फिर किसकी होनी चाहिए यक्स की, तो यक्स किरणें दिया है तो यक्स लिख लो। इसके बाद होना चाहिए गामा की, तो सबसे कम कहेगी है गामा। तो ये कौन सा क्रम हो गया तरंगदैर्घ्य का। और आवृत्ति का लिखना है तो भाई यही लिख दो, आवृत्ति का लिखना है तो इसी का उल्टा, मतलब आप यहाँ पर रेडियो लिख सकते हो और लेस देन लिख सकते हो, चिन्ह बदल दो, इधर को लिख दो, सूक्ष्म लिख दो तो उससे ज़्यादा यक्स का है, उससे ज़्यादा गामा का है, सबसे ज़्यादा गामा का जाए। तो ये आपको दोनों क्रम लिख के आना था, एक एक नंबर के रहे होंगे क्योंकि 3 नंबर क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन और इसमें पूछा है, आगे पूछा है कि विस्थापन धारा से क्या तात्पर्य है, तो विस्थापन धारा की डिफिनीशन लिख के आना था। तो आई डी बराबर सूत्र क्या है एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपान डी टी। डी फाई क्या होता है वैद्युत फ्लक्स में परिवर्तन, तो आपको बोलना है कि वैद्युत फ्लक्स में परिवर्तन की दर के एप्सिलॉन नॉट गुणे को विस्थापन धारा कहते हैं। वैद्युत फ्लक्स में परिवर्तन, वैद्युत फ्लक्स में ये जो आगे डी लिखा है डी मतलब परिवर्तन की समय दर के एप्सिलॉन नॉट गुणे को विस्थापन धारा कहते हैं। आई डी बराबर ये, चलिए ठीक है। खा नंबर में इसी के कह रहा है कि परमाणु की स्थायी कक्षा से क्या अभिप्राय है। तो देखिए नाभिक के परितः ऐसी कक्षाएं जिन पर इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, जिन पर इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है, उन्हें
परमाणु की इलेक्ट्रॉनों की स्थायी कक्षा कहते हैं। स्थायी कक्षा या ऐसी डिफिनेशन देख सकते हो, किसी इलेक्ट्रॉन की स्थायी कक्षा वह कक्षा होती है जिसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन को यदि ऊर्जा दी जाए तो ऊर्जा का अवशोषण कर सकता है लेकिन उत्सर्जन नहीं कर सकता। या नाभिक के परितः किसी इलेक्ट्रॉन की वह कक्षा जिस पर इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है, इलेक्ट्रॉन की स्थायी कक्षा कहलाती है। आगे क्या कह रहा है, हाइड्रोजन परमाणु की स्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा का सूत्र निगमित कीजिए तथा इसका इलेक्ट्रॉन की कक्षा की त्रिज्या में संबंध उल्लेख कीजिए। देखिए इधर कह रहा है हाइड्रोजन परमाणु की स्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का सूत्र निगमित कीजिए। देखिए भैया ऊर्जा का सूत्र निकालना है तो पहली बात तो आप समझिए कि गतिज ऊर्जा का सूत्र हो जाएगा 1/2 mv²। 1/2 mv²। मान लीजिए भैया ये नाभिक है, नाभिक के परितः एक इलेक्ट्रॉन है जो अपनी स्थायी कक्षा में घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन, इसका वेग मान लीजिए v दिया है। अब जब भी ये वृत्ताकार पथ पर घूमेगा तो एक बल की आवश्यकता पड़ेगी, अभिकेंद्र बल, और ये अभिकेंद्र बल मिलेगा इसको वैद्युत बल से। इन दोनों बलों को कर दीजिए बराबर। अभिकेंद्र बल का सूत्र होता है mv²/r। वैद्युत बल का सूत्र होता है k मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और q1 यानी इस नाभिक का आवेश तो Jd होता है, और Jd गुणे E q1 q2/r², तो ये हो जाएगा r²। तो इससे इसको काट दीजिए तो mv² की वैल्यू आ जाएगी कुछ इतना, तो यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए। तो 1/2 mv की जगह लिखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Ze²/r। इसको आप यहाँ उठा के रख दीजिए तो ये आ जाएगा। ये आपका आ गया ऊर्जा का सूत्र। आगे कह रहा है निगमित कर इलेक्ट्रॉन की कक्षा की त्रिज्या से संबंध लिखिए। तो इस इलेक्ट्रॉन की कक्षा की त्रिज्या से क्या संबंध है ये लिखना। अच्छा, अभी इसमें भी अगर r का मान निकाल दी जाए, मतलब बोहर का क्वांटीकरण प्रतिबंध लगा दिया जाए। बोहर का क्वांटीकरण प्रतिबंध पढ़े हो, mvr बराबर nh/2 पाई, nh/2 पाई। यहाँ से r का मान निकाल के इसकी जगह रख दिया जाए तो r बराबर हो जाएगा nh/2 पाई mv हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर रखोगे तो ऐसी कंडीशन में इसका उत्तर आ जाएगा r का गतिज ऊर्जा आ जाएगी प्लस का, तो यह RH लिखा जा सकता है, RH और Z²/n²। Z परमाणु क्रमांक है अपान n², वो भी कह में आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये आएगा। ये पूरा का पूरा एक निगमन कराया गया था। अब उसने ये पूछा था कि त्रिज्या का और इलेक्ट्रॉन की कक्षा की त्रिज्या से संबंध लिखिए, यानी ऊर्जा का और त्रिज्या का संबंध लिखना है। तो एक त्रिज्या और ऊर्जा का संबंध यहाँ से लिख दो कि नहीं। अगर आप ये निगमन नहीं करना चाहते तो केवल इतना ही करके चले आओ इसमें, चूंकि दोनों चीज बता रहा है। ये गतिज ऊर्जा हो गई और ये त्रिज्या हो गई, के बीच क्या रिलेशन है तो आप बता दीजिए कि नहीं। तो ये रिलेशन भी निकल रहा है, ये भी निकल रहा है, तो मुझे लगता है केवल इतना ही इसमें निगमन करके आ जाओ। कैसे 3 नंबर का क्वेश्चन है और इसमें 1 नंबर का तो ये पूछ चुका है। 1 नंबर में आपने क्या कर दिया, सूत्र बना दिया, और तीसरे नंबर में जो निष्कर्ष लिखोगे कि त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होती है, जैसे जैसे त्रिज्या बढ़ती जाएगी और इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा घटती जाएगी, तो आपको ये बता देना था। चलिए अच्छा आगे देखें। आगे कह रहा है चुंबकीय द्विध्रुव को परिभाषित कीजिए। चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त कीजिए। प्राप्त करने का मतलब निगमन करना है। तो चुंबकीय द्विध्रुव क्या है,
तो आपको बताना है कि जब किसी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, ये जब किसी निकाय या जब किसी संरचना को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, मान लीजिए हमने यहाँ किसी भी वस्तु को रख दी या किसी निकाय को रख दी और ये घूमकर चुंबकीय बल रेखाओं के समांतर होने की प्रवृत्ति रखे, तो समझ जाइए जो भी संरचना आपने रखा था वो चुंबकीय द्विध्रुव है। चुंबकीय द्विध्रुव है कि नहीं इसकी परिभाषा देना। तो जब किसी निकाय या संरचना को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर यह घूमकर चुंबकीय बल रेखाओं के समांतर होने की प्रवृत्ति रखता है, तो फिर इसी निकाय को चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, चुंबकीय द्विध्रुव पूछा था, या अथवा ऐसा बता दीजिए कि समान चुंबकीय प्रबलता वाले दो विपरीत ध्रुवों को, समान चुंबकीय प्रबलता वाले दो विपरीत ध्रुवों को, अगर एक नॉर्थ है तो दूसरा साउथ को जब अल्प दूरी पर रख देते हैं तो बनी इस संरचना को चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। प्रत्येक चुंबक एक चुंबकीय द्विध्रुव होता है, क्योंकि इनको कभी नॉर्थ साउथ इनको अलग नहीं किया जाता। धारावाही परिनालिका जो होती हैं चुंबकीय द्विध्रुव है। कोई लूप है जिसमें धारा का प्रवाह हो रहा है, चुंबकीय द्विध्रुव है। इस तरह से आपको बता देना है। ठीक है, प्रत्येक चुंबक चुंबकीय द्विध्रुव है। धारावाही जैसे आप करें क्या कि चुंबकीय क्षेत्र में ऐसे रखें और इसमें करंट का प्रवाह कर दें, तो फिर ये जो कुंडली थी, ये कुंडली एक चुंबकीय द्विध्रुव है, यानी धारावाही कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में रखी धारावाही कुंडली भी एक चुंबकीय द्विध्रुव होती। ऐसे करके एक आध उदाहरण बता देना। फिर आगे आ जाइए, करा है कि चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त। तो ये वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक जैसे करे थे सेम टू सेम वैसा इधर भी कर सकते हो। जैसे हम करें क्या कि इसको पहले मान लें कि माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र B है जिसमें एक चुंबकीय द्विध्रुव ये हमने यन ले लिया और ये यस और यन ले लिया, तो ये बन गया चुंबकीय द्विध्रुव। बल रेखाओं के साथ थीटा कोण बनाते हुए रखा गया। ये ए है और ये क्या है, ए बी न मान के इसको पी क्यू मान लिया जाए। ये पी है और ये क्या है, क्यू। यहाँ पर देखिए इसको पी क्यू आर ले लिया जाए। अब आपको करना क्या है, इनके बीच की दूरी 2l ले लो। अब आपको चुंबकीय द्विध्रुव बल आघूर्ण चाहिए, तो बल आघूर्ण का सूत्र हुआ करता है यफ गुणे आर परपेंडिकुलर, ये होता है। यफ का जैसे सूत्र लिखोगे तो E इंटू क्यू होता है, तो E की जगह यहाँ क्या बन जाएगा B इंटू क्यू की जगह QM, यानी जो ये मैग्नेटिक डाइपोल है द्विध्रुव है उसकी भैया चुंबकीय प्रबलता और गुणे इन दोनों ये जो ध्रुव हैं इनके बीच की लंबवत दूरी, तो लंबवत दूरी ये मानी जाएगी ये। अब अगर ये 2l है तो थीटा के साथ निकालोगे तो ये हो जाएगा 2l साइन थीटा। ये कितना हो जाएगा, थीटा के साथ 2l साइन थीटा। अब ये साइन थीटा यहाँ पर रख देना 2l साइन थीटा। वो आपको अगर याद हो तो q गुणे 2l को हम लोग p बोलते थे। p मतलब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, लेकिन यहाँ पर यम लगा है तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बोलो, तो ये हो जाएगा यम भी साइन थीटा। एक सूत्र तो आपका ये आ जाएगा। या आपको इधर से अगर ऐसा नहीं करना है तो धारावाही चालकों के लिए अलग होता है। जैसे धारावाही चालक के लिए यही चित्र सेम टू सेम बनाए होते, इसको थोड़ी देखिए, यहाँ पर आप लोग करे होते जी। एक आप ऐसे करके कुंडली ले लीजिए, इसमें आप करंट का प्रवाह करिए, आई हो जाएगा। तो अब देखिए इसमें करंट जा रहा है इससे ऊपर को, B है इधर को, B की डायरेक्शन दिखाएगा, इसमें बल लगेगा नीचे को, इसमें बल लगेगा ऊपर को। इसमें बल किधर को लगेगा, ऊपर को, इसमें बल किधर को लगेगा, नीचे को। अतः ये घूमेगी और जो भी चुंबकीय क्षेत्र में रखने से घूम जाता है उसी को चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। इसका मतलब ये कुंडली एक चुंबकीय द्विध्रुव। अब यहाँ से आपको क्या करना है, बल निकाल देना है टाउ। इधर देखिए बेटा, तो टाउ का सूत्र जब टाउ की वैल्यू जब निकालोगे तो यफ गुणे आर ही होता है, तो यफ बराबर यहाँ हो जाएगा आई बी एल साइन थीटा। टाउ बराबर कितना हो जाएगा,
IBL साइन थीटा, और इधर पर R लंबवत रखा जाता है, तो अभी भी R कितना हो जाएगा, इनके बीच की दूरी। तो अगर ये B चौड़ाई हमने B ले लिया है, लंबाई L ले लिया है, तो ये हो जाएगा B साइन थीटा। ये रखना, यहाँ जो थीटा होता है B और L के बीच बना कोण होता है, तो B की डायरेक्शन ये और L ये ऊपर को है, ये L, तो इनके बीच बना कोण कितना है 90। तो यहाँ पर लिख लोगे साइन 90। साइन 90 का मान कितना होता है 1, तो ये हो जाएगा IBL B साइन थीटा, ये बन जाएगा साइन 90 का मान 1 हो जाएगा। और ये जो यल गुणे बी है, यल गुणा जो बी है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई, इसको हम क्षेत्रफल लिख सकते हैं। तो टाउ बराबर आ जाता IBA साइन थीटा, ये इसका उत्तर होता है। यदि इसमें फेरों, इस कुंडली में फेरों की संख्या यन हो, तो टाउ बराबर आ जाएगा NIAB साइन थीटा। तो टाउ बराबर NIAB साइन थीटा, टाउ बराबर NIAB साइन। अच्छा, इसके पहले जो निगमन करे थे कितना आया था, टाउ बराबर आया था MB साइन थीटा आया था। अभी जो निगमन करे थे MB साइन थीटा आया था। तो ये भी, अब देखिए M बराबर सूत्र NIA होता है, तो NIAB साइन थीटा। तो देखिए ये और ये दोनों एक ही है। तो आप जैसे आप मान लीजिए पहले वाले चैप्टर में जो पढ़े थे, अगर वो याद है तो उसी तरह इसको भी बना के चले आओ, नहीं? और अगर मान लीजिए नहीं याद, तुम्हें नया ही तैयार करना है, तो फिर ये तैयार कर लो। क्योंकि चुंबकत्व का गुण दो तरह से उत्पन्न होता है, एक करंट के प्रवाहित करने से भी चुंबकीय द्विध्रुव बन सकता है, और एक खुद चुम्बक, जो चुम्बक होते हैं वो खुद चुंबकीय द्विध्रुव होते हैं। तो अगर चुम्बक मान के इसको हल किए होते, तो जो पहले बताया वो कर देना। अच्छा, वो इसलिए हम पहले बता दिए क्योंकि पहले चैप्टर में वैद्युत द्विध्रुव बल आघूर्ण है, और उसका निगमन आपको तैयार है, तो उसी के अकॉर्डिंग इसको भी लिखा जा सकता है। और अगर नहीं तैयार, तो फिर हम धारावाही चालक या धारावाही कुंडली में लगने वाले बल को एक बार और समझाना है, समझ गए? माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र B है, जिसमें एक कुंडली का कुछ नाम दे देना, PQRS को चुंबकीय बल रेखाओं के साथ थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है, जिसकी लंबाई L और चौड़ाई क्या है, जिसकी लंबाई L और चौड़ाई B है। लंबाई हो गई L और चौड़ाई कितनी हो गई B। जब इसमें I एम्पियर की धारा चित्रानुसार प्रवाहित की जाती है, तो एक भुजा पर नीचे की ओर बल लगता है, जबकि दूसरी भुजा पर ऊपर की ओर बल लगता है। अतः यह घूमने की प्रवृत्ति रखती है, और जब घूमने की प्रवृत्ति रखेगी तो फिर घूमने की प्रवृत्ति को ही बल आघूर्ण कहते हैं, और जो घूम जाता है ऐसी संरचनाओं को चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। अगर ये चुंबकीय बल रेखाओं के समांतर होने की प्रवृत्ति रखेगी, तब लगने वाला बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण का सूत्र ये होता है, बल गुणे दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। और चुंबकीय बल के तुम्हें दो सूत्र याद कराए, QVB और IBL याद कराए। तो यहाँ पर कौन सूत्र लगाओगे, क्योंकि करंट दे रहे हो, तो IBL साइन थीटा, और यहाँ जो थीटा B और L के बीच होता है, तो B की डायरेक्शन ये सबको दिख रही है, L ये है आपका, तो इनके बीच बना कोण कितना है 90, तो यहाँ साइन 90 लिख लो। और अभी ये R लंबवत बचा हुआ है, तो R लंबवत का मतलब दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी ये, तो ये दूरी तो B थी, दिख रहा है ना। इनके बीच की लंबवत दूरी का मतलब केवल हमें ये दूरी रखना है, लंबवत दूरी का मतलब ऐसे तिरछा दूरी नहीं रखना है, लंबवत दूरी रखना है। तो इसको थीटा के साथ तोड़ लीजिए, तो ये जो दूरी है लंबवत वाली आ जाएगी। साइन थीटा लंब बटे कर्ण, तो लंब निकालोगे तो कर्ण गुणे साइन थीटा, कर्ण का मान कितना दिया है B, और B गुणे साइन थीटा, तो इसका मतलब कितना आ गया B साइन थीटा। यहाँ साइन 90 का मान 1 हो जाएगा। यहाँ देखिए इधर पे L बच रहा है, इधर B बच रहा है, तो L और B बच गया, तो लंबाई गुणे चौड़ाई क्षेत्रफल हो गया, बाकी उत्तर हो गया। बात समझिए, आगे देखिए। दिए गए परिपथ में कितना बच गया, 9:01। इसको और देखिए ले रहे हैं तो ये खत्म ही हो जाए। देखिए कह रहा है, दिए गए परिपथ की सहायता से परिपथ में कुल प्रतिरोध तथा सेल में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात। पहले तो कुल प्रतिरोध निकालो, तो कितना हो जाएगा 50। ये सब के सब किस क्रम में जुड़ा है, श्रेणी में समांतर में? समांतर में। तो
तो 1/50 प्लस 1/50 प्लस 1/75, 1/r बराबर, तो 1/r बराबर ये एलसीएम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 150 ले लो, तो 3 + 3 और 2, तो r बराबर आ जाता है भाई 150/3, 3 6 2 8, इसको हम लिख सकते हैं 75/4 ओम, और इसके आगे 100 और जुड़ा है श्रेणी क्रम में ये, तो जब आर नेट निकालोगे कुल प्रतिरोध तो 100 + 75/4, तो 4 का गुणा कर दो तो 400 + 75/4, तो 475/4 ओम, ये उत्तर आ जाता। फिर कह रहा है प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए, तो आई बराबर चाहिए, तो आई बराबर कितना हो जाएगा V/R, तो 4.75 बटे 475/4, ये आ जाएगा। तो यार देखिए इसको इससे काट दो यार, नहीं तो 4 ये ऊपर पहुंच जाएगा और 2 अंक बाद दशमलव यानी 10 की घात -2, या इसी को 0.04 एम्पियर का उत्तर आ जाएगा, 0.04 एम्पियर। नहीं, फिर अगला क्या था, कह रहा खगोलीय दूरदर्शी क्या है, तो ऐसी दूरदर्शी जिसकी सहायता से खगोलीय पिंडों के पास प्रतिबिंब बनाकर इन्हें स्पष्ट रूप से देखा जाए, यानी खगोलीय पिंड जैसे हमें मान लीजिए कि उपग्रह देखना है, चंद्रमा देखना है, ग्रह देखना है, तो ये खगोलीय पिंड हो गए, इनके पास प्रतिबिंब बनाकर इन्हें स्पष्ट रूप से देखा जा सके। एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र जिसकी सहायता से खगोलीय पिंडों के पास प्रतिबिंब बनाकर इन्हें स्पष्ट रूप से देखा जा सके, खगोलीय दूरदर्शी कहलाते हैं। खगोलीय दूरदर्शी का किरण आरेख बनाइए तथा जबकि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। देखिए इसका चित्र हम बना रहे हैं, यहाँ बना रहे हैं, कहाँ बनाया यार, ये छोटा भी तो हो जाता होगा, यहाँ देखा जाए तो ये आपको क्या करना है, एक जो है अभिदृश्यक लेंस रख देना है, बड़े साइज का होना चाहिए, क्योंकि यहाँ इस पर प्रकाश की किरणें खगोलीय पिंड से होकर आ रही हैं, इसका मतलब दोनों समांतर किरणें आएंगी और इस अपवर्तन के पश्चात यहाँ जाके कट जाए, ये सीधी चली जाएगी। पहला काम ये करना है। अंतिम प्रतिबिंब बन रहा है अनंत पर, अतः आप जो है इसको ऐसे करके एक किरण खींचा करिए, दूसरा लेंस आपको यहाँ रख देना है, ये दूसरा लेंस, इसमें प्रकाश किरणें जाएंगी ऐसे जी। तो अब भैया इसी के समांतर, इस वाली जो आपने रेखा खींचा है इसी के समांतर इनको भी खींच देना है, ये ऐसे चली जाएगी, इसी के समांतर ये खींच दें, ऐसे चली जाएगी। अब ये किरणें हैं टोटल, ये चित्र बना के यहाँ नेत्र लगा दीजिए, यहाँ से आपको देखने में ये अनंत पर दिखाई देगा, ये अनंत हो जाएगा। ये चित्र था, ये कौन सा लेंस है, नेत्रिका लेंस, और ये कौन सा है, अभिदृश्यक लेंस। जहाँ पर ये कट रहा है इसकी फोकस दूरी, इसको ओ से दिखाना है, इसको ई से दिखाना है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, एफ, ये कितना हो जाएगा, एफ ही इसलिए इसको मान लिए क्योंकि इसके फोकस पर पहला प्रतिबिंब बना होगा, जो इसके लिए वस्तु का काम कर रहा है, इसके फोकस पर रखी वस्तुओं के प्रतिबिंब कहाँ बन जाते हैं, अनंत, इसलिए अनंत पर। बोलो, अभिदृश्यक ऐसे दूरदर्शी के लिए जो आवर्धन क्षमता है, यम का मान होता है -FO/F, तथा दोनों लेंसों के बीच की दूरी जिसे दूरदर्शी की लंबाई कहते हैं, वो सूत्र हो जाता है FO + F। पढ़े हो? इसमें आप साथ में ये भी कहा था, इसने कहाँ गया क्वेश्चन, अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, किरण आरेख, खगोलीय दूरदर्शी का किरण आरेख बनाइए जबकि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। बाकी क्रिया विधि ऐसा कुछ लिखने को कहा नहीं, लेकिन क्रिया विधि थोड़ा सा बोलने और लिखने की प्रैक्टिस किया करो, पूछ सकता है। पहले आपको कह देना है कि पहले जिस खगोलीय पिंड को देखना होता है, दूरदर्शी को उसकी ओर मोड़ दिया जाता है तथा अभिदृश्यक लेंस की सहायता से इसका प्रतिबिंब
दूरदर्शी में लगे क्रॉस तार पर फोकसित किया जाता है तथा नेत्रिका लेंस को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि क्रॉस तार स्पष्ट रूप से दिखाई दे। इससे हमें क्या होता है कि खगोलीय पिंड का प्रतिबिंब पास दिखने लगता है और स्पष्ट रूप से दिखने लगता है। ये आपको बता के आना था, ठीक है। आगे चलो कल देखेंगे, ठीक है। यहाँ आपके कल 5वें नंबर से इनको पढ़ाएंगे। 5वें ये भी 3-3 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, तो इसको हम कल पढ़ाएंगे।